युद्ध में अमेरिका की लिमिटेड एंट्री हुई और अमेरिका के पाताल भेदी बमों ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के परखच्चे उड़ा दिए। यह ईरान की परमाणु क्षमता को निस्तनाबूद कर दिया गया और इसी का जश्न अमेरिका में है और अमेरिका और इजराइल इसको लेकर, यानी आप यूक्रेन तक इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन ईरान में क्या चल रहा है और क्या ईरान सरेंडर करने की तैयारी कर रहा है? या अमेरिका हमला से ईरान की परमाणु ताकत पर कुछ बिगड़ भी पाया है? ये रिपोर्ट देखिए और खुद समझिए। ईरान के 3 परमाणु ठिकाने अमेरिका की खतरनाक बमबारी में नेस्तनाबूद हो गए। अमेरिका के B-2 बॉम्बर अपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से वापस लौटे तो राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन की कामयाबी का जश्न मनाया। ट्रंप से लेकर नेतन्याहू तक इजराइल के परमाणु ठिकाने को तबाह करके खुश थे। ट्रंप ने तो सोशल मीडिया पर लिख दिया था कि अब हो गया, अमेरिका ने अपना काम कर लिया, ईरान जंग रोक दे। लेकिन ना तो ईरान सहमा, न थमा, न डरा, न झुका। इजराइल पर ईरान के प्रहार उसी तरह जारी रहे, बल्कि तेल अवीव पर फिर से कहर टूट पड़ा। तो सवाल उठा कि क्या अमेरिकी हमले में ईरान का नुकसान हुआ भी या नहीं। अमेरिकी हमले में ईरान का नुकसान। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने जो बंकर बस्टर बम ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए थे, उन तीनों परमाणु ठिकानों की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि फोर्डो प्लांट पर जहां बम गिरा था, वहां साफ तौर पर क्रेटर यानी गड्ढा नजर आ रहा है। जिस इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में संवर्धित यूरेनियम का गोदाम रखे जाने का दावा था, उसकी सुरंग का मुहाना भी तबाह नजर आ रहा है और नतांज के परमाणु ठिकाने पर भी बमबारी का साफ असर नजर आ रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के चीफ राफेल ग्रासी जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने अमेरिकी हमले का ब्यौरा पेश करने लगे, तो उन्होंने जो बयान दिया उससे आशंका पैदा होती है कि ईरान का कुछ नुकसान हुआ भी है या नहीं। हमले हुए, रेडिएशन नहीं फैला। जिस ठिकाने पर 14 हजार किलो के पाताल विध्वंसक बम गिराए गए हों और जिस ठिकाने पर 90% तक संवर्धित यूरेनियम रखे जाने का दावा किया गया हो, वहां इतने भयानक हमले के बाद रेडिएशन के स्तर में कोई बदलाव नहीं देखा गया। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रासी ने कहा कि ईरानी न्यूक्लियर एजेंसी ने IAEA को सूचित किया है, हाल ही में फोर्डो यूरेनियम संवर्धन केंद्र सहित 3 ईरानी परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों के बाद ऑक्साइड विकिरण के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जबकि जिस फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट को अमेरिका सबसे खतरनाक न्यूक्लियर साइट बताता था, जहां बम बनाने वाले तैयार यूरेनियम का गोदाम होना बताता था, वहां न्यूक्लियर रेडिएशन के स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उधर कुवैत ने भी कहा है कि उसके न्यूक्लियर डिफेंस सेंटर ने अमेरिकी हमले के बाद से लगातार मॉनिटरिंग जारी रखी है, लेकिन कुवैत के एयर स्पेस से लेकर समंदर तक न्यूक्लियर रेडिएशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो क्या फोर्डो प्लांट में 90% संवर्धित यूरेनियम होने का दावा झूठा था? क्या फोर्डो प्लांट में रखे गए 90% संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को हमले से पहले ही हटा लिया गया था? या फिर अमेरिका के बंकर बस्टर बमों का ईरान के भूमिगत न्यूक्लियर प्लांट पर कोई असर ही नहीं हुआ? ईरान ने भी कहा है कि अमेरिकी हमले से उसके परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर नहीं हुआ है और वो बदस्तूर जारी रहेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी हमले के बाद अभी तक कोई ये पुष्टि नहीं कर पा रहा है कि हमले से ईरान को नुकसान हुआ भी है या नहीं, क्योंकि IAEA के चीफ ग्रासी कहते हैं कि ईरान से IAEA निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों पर वापस जाने की अनुमति देने का आग्रह किया है,
ताकि सबसे महत्वपूर्ण रूप से 60% तक संवर्धित 4400 किलोग्राम यूरेनियम का हिसाब लगाया जा सके, क्योंकि फोर्डो में गड्ढे तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर नुकसान हुआ भी है या नहीं कहना मुश्किल है। ऐसी सूरत में अमेरिका का ये जश्न मनाना कि उसने ईरान की परमाणु क्षमता को नेस्त नाबूद कर दिया है जल्दबाजी हो सकता है, क्योंकि ईरानी मीडिया लगातार दावा कर रहा है कि ईरान का यूरेनियम भंडार सुरक्षित है। यही बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूएन के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल मिरोस्लाव ज़ेंका ने कहा है कि ईरानी सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान तीनों केंद्रों को खाली करा लिया गया था और अमेरिकी हमलों से पहले ही उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो क्या अरबों की लागत से अमेरिका ने ईरान में जो B-2 बॉम्बर्स के अटैक किए, पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल ने जो कामयाबी का ढोल पीटा, वो यूं ही बेकार चला जाएगा? क्या ईरान ने अपने परमाणु भंडार को सुरक्षित बचा लिया है? इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। क्या अभी तक दुनिया में किसी को यह नहीं पता कि अमेरिका ने जो ईरान पर हमले किए और परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा जो किया, उसमें सचमुच ईरान को कितना नुकसान हुआ? क्योंकि ना तो ईरान अपने परमाणु भंडार के नष्ट होने की बात मान रहा है और ना ही कोई एजेंसी ये पुष्टि कर पा रही है कि अमेरिकी बमों से सिर्फ ढांचा गिरा या परमाणु भंडार भी नष्ट हुआ। बिल्कुल, और देखिए इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं है कि आखिरकार अमेरिका के ये अटैक प्रभावी रहे भी हैं या सिर्फ ये सांकेतिक रहे, यानी सिर्फ सिंबॉलिक रहे। और ये जानने के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या सच में ईरान में इससे कोई प्रभाव पड़ा भी है परमाणु भंडारों पर या ये सिर्फ सिंबॉलिक रहे हैं। शिवानी। देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं कि दावा किया गया अमेरिका की तरफ से कि एक बहुत बड़ा हमला था ईरान के अंदर। ये जो 3 अलग अलग न्यूक्लियर साइट्स थी, नतांज का इलाका था, फोर्डो के बारे में कहा जा रहा था कि उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन जो ईरान की तरफ से बात आ रही है उससे ऐसा लगता है, और जिस तरह से IAEA के जो प्रतिनिधि हैं उनको यहाँ से जाने के लिए अब कहा जा रहा है, इसका मतलब वहाँ से कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं हुआ है, ऐसा ईरान कह रहा है। ईरान कह रहा है कि उसने पहले ही अपने यूरेनियम एनरिचमेंट्स को वहाँ से हटा लिया था, क्योंकि उसे अंदेशा था इस तरह का एक अटैक हो सकता है उसके इन न्यूक्लियर साइट्स पर, इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से भी। तो अब ये कहना वाकई में बहुत ही मुश्किल है कि क्या वाकई में जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान के अंदर, अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने उनको कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और क्या उनके अंदर जो न्यूक्लियर से रिलेटेड मटेरियल था, यूरेनियम था, वो सब कुछ पहले से वहां से हटाया गया था, या B-2 बॉम्बर्स उतना नीचे उसे भेद पाए या नहीं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो अनआंसर्ड हैं, जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। लेकिन जो ईरान का रुख है वो बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि आप देखिए सुबह इजराइल में एक बार फिर सायरन बजे और हमला हुआ, 2 रॉकेट्स यहाँ पर गिराए गए। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान इनसे नहीं हुआ क्योंकि लोग शेल्टर्स में थे, कैजुअल्टी की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पर नुकसान ज़रूर हुआ है। दूसरी बहुत अहम इस वक्त की अपडेट सुमित आपको बताऊं कि जो होम फ्रंट कमांड है उसने अपना सिक्योरिटी अपैरेटस अभी भी एसेंशियल स्टेटस पर रखा हुआ है, यानी कि लोगों को बाहर निकलना तभी होगा जब कुछ एसेंशियल सर्विसेज के लिए उन्हें निकलना है। आम जनजीवन की तरह उन्हें नहीं निकलना है, रोज़ की तरह वो यहाँ पर नहीं निकल सकते। और इसीलिए आप देखिए, रेशोया इलाका है इसराइल का जहाँ से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कुछ और तस्वीरें आपको दिखा सकूँ ताकि एक सेंस मिले ग्राउंड का कि कैसी तस्वीरें इस वक्त इजराइल में हैं। ये एक शहर है जहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल सन्नाटा है, बहुत कम गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन आम दिनों में ऐसा नहीं होता है, लोग घरों से निकलते हैं, काम काज के लिए जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं। लेकिन अभी स्कूल कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं, लोग बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। जिनको बहुत ज़रूरी है, कुछ साजो सामान लाना है, वो यहाँ पर साजो सामान लेने के लिए निकल रहे हैं। तो जो एक संवेदनशीलता है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है सभी शहरों में। अलग अलग शहरों में जा रही हूँ मैं, ये जो रेशोऊ का शहर है इसके पास भी एक हमला हुआ और यहाँ पर भी इम्पैक्ट हुआ है, उसी साइट की तरफ मैं इस वक्त बढ़ रही हूँ सुमित। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहा है, अनिश्चितता यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। लोग अभी भी कॉशन बरत रहे हैं, शेल्टर होम्स के पास ही रह रहे हैं, क्योंकि अचानक अगर अलर्ट आए तो उन्हें कुछ ही मिनटों के भीतर इस शेल्टर में प्रोटेक्ट होना होता है।
तो इजराइल और ईरान के बीच का जो तनाव है वो फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा है, लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर रूस पहुंच चुके हैं और वहां पर मंत्रणा करेंगे राष्ट्रपति पुतिन के साथ। ठीक है शिवानी, आप रहिए और नजर बनाए रखिएगा, हर अपडेट आपसे हम आगे भी लेंगे। इजराइल के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल गलियारे हार्मोज को बंद करने की चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या वाकई ये संकट, तेल ऊर्जा का संकट गहरा जाएगा? बिल्कुल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम आपको बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि आखिरकार नक्शे पर कहां ये है। देखिए, अगर आप ईरान का नक्शा देख रहे हैं, उसके ठीक नीचे जो आप ये नदी या फिर आप कह सकते हैं समंदर का जो रास्ता देख रहे हैं, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। करीबन 33 से 35 किलोमीटर चौड़ा है और खास बात यह कि इतना संकरा है, यानी इतना छोटा है कि यहां पर जो मूवमेंट है उसको ईरान आराम से आप कह सकते हैं कि रोक सकता है, उसको बाधित कर सकता है। और यही सबसे बड़ा कंसर्न है। यूएई हो, ओमान हो, मिडिल ईस्ट के कई देश हो, खासतौर पर इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि ना सिर्फ ऑयल का बल्कि एलएनजी जो गैस आप कहते हैं उसको भी अगर रोक हो गया तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ेगा। अर्पिता, बिल्कुल, और ये अहम क्यों है? देखिए, कच्चे तेल का करीब 20% और एलएनजी का एक बड़ा हिस्सा ले जाने वाला मार्ग जो है वो ये है। 26% करीब जो है, 20 से 25% यहीं से ये इधर उधर ट्रांसपोर्ट होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब जो आप ईरान और इराक का युद्ध हुआ था, करीबन 8 साल तक चला 80 के दशक में, तब भी ईरान ने इसको नहीं रोका था। लेकिन अब ईरान ये कह रहा है, लगातार ये बात कही जा रही है कि वो इसको रोकने वाला है। और प्रणय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ये भी आपको यहाँ इस बीच बताएं कि ईरानी संसद में प्रस्ताव पास कर लिया गया है। इसी को लेकर ईरान का ये कदम दुनिया भर में तेल संकट पैदा कर सकता है। प्रणय, ये अगर होना है, अगर इसको रास्ते को बंद करना है तो ईरान कब कर सकता है और क्या इतना आसान होगा इसको कर पाना? देखिए, मुश्किलें हैं, कठिनाइयां बहुत सारी हैं अर्पिता। सबसे पहले तो ये देखें कि ये सरकारी जो स्थिति है, ईरान क्या कर रहा है। ईरान की संसद ने प्रस्ताव पारित किया है। अब ये मामला जो है वो ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के पास में जाएगा, जो ये फैसला करेगी। उसके बाद ईरान को यदि ऐसा करना है तो उसको अपनी नौसेना को मूव करना होगा, और उसकी जो नौसेना है जिसके पास में एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज है। नक्शा आप जो स्क्रीन पर देख रही हैं, इस नक्शे के अंदर एक बेंड नजर आता है, एक बहुत छोटा सा गलियारा बनता हुआ नजर आता है। जब फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी जुड़ती है जिस जगह पर, वहां पर एक नेचुरल एडवांटेज, एक भौगोलिक जो स्थिति है वो ऐसी है जो ईरान को एक नेचुरल एडवांटेज देती है कि ईरान यदि चाहे तो वहां पर रोक लगा सकता है, वहां पर नेवल ब्लॉकेड लगा सकता है। नेवल ब्लॉकेड जब लगता है तब इसका मतलब होता है कि वहां पर जो नौसेना के युद्धपोत हैं वो आकर खड़े हो जाते हैं, और नौसेना के युद्धपोत जो हैं वो टैंकर्स को रोक देते हैं जब भी कोई नेवल ब्लॉकेड की स्थिति आती है। हालांकि ईरान ने, जैसा अभी सुमित भी बता रहे थे, इससे पहले अभी तक ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं यहां आपको एक बड़ी खबर बता दूं कि यहां पर ईरान न केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तैयारी कर रहा है, बल्कि वो डबल अटैक की तैयारी कर रहा है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वहां पर नेवल ब्लॉकेड लगाया जाए, और दूसरी तरफ जो हूती हैं वो लाल सागर के पास में, वहां पर भी गल्फ ऑफ एडन के अंदर भी इसी तरीके का एक जो वेंटेज पॉइंट है वो बनता है, जहां पर गलियारा जो है उसे ब्लॉक करने की कोशिश यमन के अंदर हूती करें, ताकि दोनों तरफ का ट्रेड यदि रुकता है तो दुनिया के ट्रेड के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेड होगा। ये बहुत बड़ा एक संकट दुनिया के लिए खड़ा कर सकता है, केवल ऊर्जा के लिए नहीं, क्योंकि ये जो लाल सागर का रास्ता अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले, खासतौर पर कल हमने देखा, परसों भी इजराइल की तरफ से बंदर अब्बास में भी बड़े अटैक्स किए गए थे। और बंदर अब्बास वही इलाका है जहां से लगातार ये ब्लॉकेड की, आप कह सकते हैं कि कार्रवाई ईरान की तरफ से की जा सकती है। तो ये भी एक परिस्थिति है कि एक बड़ा अटैक्स को रोकने के लिए या फिर इस ब्लॉकेज को रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका पहले से कदम उठा चुके थे या उठाने वाले हैं, ईरान की इस कैपेबिलिटीज को लेकर भी।